आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं वॉइस। और वॉइस हम करेंगे जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं होगा, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी सूत्र फॉलो हम नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो वॉइस में करा रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए भी है जिनको टेंस नहीं आता। शुरुआती में बहुत से ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे टेंस नहीं आता है, मैं वॉइस कैसे करूंगा। उन्हें टीचर भी बहुत से चैलेंज दे देते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अगर आपको टेंस नहीं आते, अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो आप घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल भी। बस आपको थोड़ी बहुत वर्ब की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको वर्ब आते हैं, थोड़ी बहुत वर्ब आपको नॉलेज है, तो आप ये जो वॉइस को कर सकते हो। इसके लिए आपको टेंस की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ टेंस नहीं सीखो, पर मैं कह रहा हूँ कि अगर टेंस नहीं आते हैं तो वो बच्चा वॉइस को कर सकता है। वैसे टेंस सीखना भी बहुत जरूरी है। टेंस सीखना बहुत जरूरी होता है कि टेंस सीख जाओगे तो वॉइस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखो, जैसे आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है कि अगर आपको वॉइस सीखने हैं तो आपको कुछ रूल्स, कुछ स्ट्रक्चर, कुछ सूत्र, कुछ फॉर्मूला कुछ वो फॉलो करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कोई फॉर्मूला फॉलो नहीं कर पाऊंगा। बस छोटे मोटे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, शॉर्ट कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं, उनको आप फॉलो कर लेना, वॉइस सीख जाओगे। देखिए सर, जैसे देखिए, जैसे वॉइस होता क्या है? वॉइस दो प्रकार का होता है, एक होता है पैसिव, एक होता है पैसिव और एक होता है एक्टिव। वॉइस दो प्रकार का होता है, एक होता है पैसिव और होता है एक एक्टिव, ठीक है। अब जिन बच्चों ने टेंस सीख रखे हैं, जिन बच्चों ने टेंस सीख रखे हैं, उनको पता होता है कि एक्टिव जो सेंटेंस होते हैं वो ये होते हैं। क्योंकि उन्होंने टेंस में सीखा है कि जिन जो लाइन होती हैं, जो सेंटेंस होते हैं हिंदी वाले, जो उन्होंने इंग्लिश में आज तक बदले हैं, है ना, वो एक्टिव ही होते हैं। वो क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। अच्छा, पैसिव उनको उल्टा करके बनाया जाता है, एक्टिव का उल्टा पैसिव होता है। पैसिव क्या होता है? पैसिव होता है एक्टिव का उल्टा। एक्टिव में सेंटेंस कैसे आते हैं? एक्टिव में सेंटेंस आते हैं जैसे मैंने लिखा कि राम आम खाता है। एक्टिव में मैंने लिखा राम आम खाता है। तो यहां पर जो ये सब्जेक्ट है ना, जो सब्जेक्ट है वो साफ दिख रहा है, और जो यहाँ पर जो वर्ब है वो साफ दिख रही है ना, जो कर्म है वो भी साफ दिख रहा है। यानी राम ने क्या किया? राम ने खाया। क्या खाया? आम खाया। साफ साफ हमें मालूम पड़ रहा है कि भाई आम है, आम के साथ क्या काम किया गया? उसको खाया गया। अच्छा, ये आम किसने खाया? राम ने खाया। यहाँ पर तीनों चीज क्लियर है, सब्जेक्ट क्लियर है, वर्ब क्लियर है, ऑब्जेक्ट क्लियर है। यहाँ पर तीनों चीज क्या है? क्लियर है। लेकिन अगर मैं पैसिव में जाता हूं तो पैसिव में मुझे कैसा वाक्य मिलता है? पैसिव में मुझे एक ऐसा वाक्य मिलता है कि जैसे आम राम के द्वारा, आम राम के द्वारा खाया जाता है, ठीक है। दोनों में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा अंतर नहीं है। केवल इसमें बताया गया है कि राम आम खाता है ना, और इसमें बताया गया है कि आम राम के द्वारा खाया जाता है। यानी एक्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? एक्टिव सेंटेंस जो है, अगर आप क्लियरली डीपली घुसेंगे ना इसमें, तो एक्टिव सेंटेंस जो होता है वो किसी पर निर्भर नहीं होता है। एक्टिव सेंटेंस जो है वो किसी पर निर्भर नहीं होता है, ठीक है। पैसिव क्या होता है? पैसिव सेंटेंस बनेगा तभी बनेगा जब एक एक्टिव सेंटेंस आपके सामने मौजूद होगा। कहने की बात यह है कि एक्टिव सेंटेंस में कर्ता के बारे में बताया जाता है, कर्ता कौन सा काम करता है। देखो यहाँ पर राम आम खाता है, ये बता रहा है राम राम क्या कर रहा है? आम खा रहा है ना। एक्टिव सेंटेंस में जो है आम मतलब जो राम, ये कर्ता कर्ता बताता है कि उसके द्वारा कौन सा काम किया जाता है। यहाँ पर कर्ता बता रहा है इसने कौन सा काम किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है कि यहाँ पर पूरा जो जोर है, वो यहाँ पर पूरा जो जोर है वो कर्म पर दिया गया है। किस पर दिया गया है? कर्म पर दिया। यहाँ पूरा जोर जो है दिया गया है वो कर्म पर दिया गया है कि भैया जो कर्म हुआ है, जो कर्म हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, ठीक है। यहां पर बता रहा है कि राम ने कौन सा काम किया,
राम ने कौन सा काम किया, और यहां पर बता रहे हैं कि ये जो काम है वो किसने किया। दोनों में यही अंतर होता है, ज्यादा बड़ा अंतर है ही नहीं इसमें। और इसको समझने के लिए आपको कुछ रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए आगे, जैसे अगर आपको किसी सेंटेंस में, जैसे ये हो गया एक्टिव, और ये हो गया पैसिव, ठीक है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में, जैसे मान लो ये आ गया कि राम, इसी को मैं फिर से लिख लेता हूं कि राम आम खाता है। अगर आपको इसका पैसे बनाना है, आपको इसका क्या बनाना है, पैसे बनाना है, तो मान लो ये हो गया आपका एक्टिव, ये एक्टिव सेंटेंस है, ठीक है। राम आम खाता है, और इसका आपको पैसे बनाना है, इसका आपको पैसे बनाना है। तो ये बेसिक तरीका होता है ना, बिल्कुल बेसिक तरीका, कि इस सेंटेंस को पैसे कैसे बनाए। पैसे बनाने का बेसिक तरीका जो होता है वो ये होता है कि ये क्या है, ये है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है, ये है आपकी वर्ब, ये क्या है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब इधर सुन लीजिए, ये जो S4 है वो S4 होता है सब्जेक्ट, ठीक है। O4 है, O4 होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और V4 है, V4 होती है वर्ब। और सुनिए ध्यान से इधर, अगर आपने टेंस नहीं सीखे हैं, आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मेरी एक लाइन अच्छे से ध्यान रख लीजिए, आपको ये तीनों भी समझ में आ जाएंगे। सुनिए भाई, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते क्या है। जब आपने टेंस नहीं सीखे हैं, आप डायरेक्ट मान लो वर्ब कर रहे हो, तो आप ये करोगे कैसे कि भैया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब होते क्या है, हमें कैसे मालूम। तो सुनिए, पहली बात कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों को समझने से पहले, इन तीनों को समझने के लिए हम पहले वर्ब को समझेंगे। किसको समझेंगे, वर्ब को समझेंगे। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को अगर हमें समझना है, तो इन तीनों को समझने से पहले हमें वर्ब को समझना पड़ेगा। वर्ब जो है इन दोनों को पता आराम से बता देगी, ठीक है। तो देखो वर्ब किसे कहते हैं, यानी हिंदी वाक्य में सबसे बड़ी जो परेशानी होती है बच्चों की, ये होती है कि हिंदी वाक्यों में हम वर्ब को कैसे पहचानें, तभी तो उसका मतलब अंग्रेजी में बदलेंगे। अगर हमें हिंदी वाक्य में नॉलेज नहीं है कि वर्ब किसे कहते हैं, तो उसे कैसे बदलेंगे। देखिए इधर, वर्ब, वर्ब बराबर, वर्ब हमेशा वाक्य में, वाक्य के अंत में, ये आपका हिंदी वाक्य है, राम आम खाता है, मान लो, ठीक है। अब आपको इसमें पता लगाना है कि वर्ब कहां है। तो वर्ब जो है ना, वो अंत में आएगी, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में। ये आपका हिंदी वाक्य राम आम खाता है, इसमें अंत में देखना है। अब अंत में कहां देखना है, अंत में आपको देखना है था गा से पहले। अंत में आपको देखना है था और गा से पहले, इन तीनों से पहले आपको देखना है। अंत में आपको देखना है था और गा से पहले, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है ये वाक्य राम आम खाता है, हमें वर्ब का पता लगाना है। हमारे सामने वाक्य आ गया राम आम खाता है, लास्ट में देखो यहाँ लिखा हुआ अंत, अंत में देखना है। अंत में कहां देखना है से पहले, था से पहले, गा से पहले। यहाँ पर क्या है, अंत में चलेगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है। और इससे पहले क्या आ रहा है हमारा, खाता आ रहा है। क्या आ रहा है, खाता आ रहा है। तो ये हमारा खाता हुआ वर्ब, खाता क्या हुआ, वर्ब ही हमारी, ठीक है। वाक्य के अंत में है था गा से पहले जो भी आता है वो हमारी वर्ब होती है। आपके लिए कोई सा बड़ा वाक्य मिल जाए, आपको कुछ नहीं देखना, लास्ट में चले जाइए, लास्ट में या तो है मिलेगा या था मिलेगा या गा मिलेगा, उससे पहले जो भी दे रखा वो आपकी वर्ब होगी, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम कैसे पता लगाएंगे। ऑब्जेक्ट हम पता लगाएंगे, अगर आपने वर्ब को जान लिया तो ऑब्जेक्ट के बारे में आपकी जानकारी बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब से भी, वर्ब से भी पहले आता है। ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब से भी पहले आता है, यानी आप पहले वर्ब को जान लो,
ठीक है, वर्ब कहाँ आएगी, है था गा से पहले, बाकी के अंत में है था गा से पहले वर्ब आ जाएगी। ठीक है, वर्ब को जान लिया तो ऑब्जेक्ट को भी जान गए। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्ब से पहले आ जाता है, वर्ब से पहले आएगा ऑब्जेक्ट, यानी वाक्य में है था गा से पहले आएगी वर्ब। ठीक है, वर्ब आ जाएगी, है था गा से पहले आपकी वर्ब आएगी, और ऑब्जेक्ट और वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी अगर आपने वर्ब को जान लिया तो ऑब्जेक्ट आपके लिए अपने आप मौजूद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये खाता वर्ब है तो आम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, आम आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, वैसे भी अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज हो तो आप जानते होंगे हमारे घर पर अभी क्या कहते हैं, चाय को पी लो, हाँ, बर्तन को मांज दो, झाड़ू लगा दो, ब्रश कर लो, दांत मांज लो, चाय पी लो, है ना, दूध बेच दो, पत्र लिख लो। यानी कर्म और क्रिया हमेशा साथ साथ आते हैं। और जब देखिए अब बच्चा आपका जो है सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट बता तो वाक्य में सीधा पता चल ही जाता है। देखो अगर वाक्य में आम हमारा कर्म है, खाता हमारी वर्ब है, तो आम कौन खाता है, कर्ता। यानी क्रिया का जिससे संबंध होता है वो हमेशा कर्म कहलाता, वो कर्ता कहलाता है। वाक्य में क्रिया संबंध जिसके साथ क्रिया का संबंध होता है वो वो कर्ता कहलाता है। खाता है, कौन खाता है, आम खाता है। क्या खाता है, वो खाता है, क्या खाता है, आम खाता है। आम कौन खाता है, कर्ता, तो इसमें राम कर्ता है। ठीक है, ये हुई आपकी थोड़ी सी नॉलेज। अब इधर देखिए, इसी वाक्य को दोबारा लिख देता हूं मैं कि राम आम खाता है। ठीक है, राम आम खाता है, और ये जो वाक्य है ना हमारा एक्टिव है। क्या है, एक्टिव। इसे हमें पैसे बनाना है। ठीक है, आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब की पूरी नॉलेज हो चुकी है। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं, ये हुआ हमारा वर्ब, ये हुई हमारी ऑब्जेक्ट, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, बहुत से लोग जो कहते हैं कि वाक्य में जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, वो बात गलत है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका सजीव भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका निर्जीव भी हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट आपको देख भी सकता है, सब्जेक्ट नहीं देख सकता। यानी सब्जेक्ट इज इक्वल टू, सब्जेक्ट इज इक्वल टू नाउन। ठीक है, सब्जेक्ट इज इक्वल नाउन, जो नाउन है वो सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, और आपने नाउन भी पढ़ रखे होंगे, जो दिख रहा है वो भी नाउन होता है, जो नहीं दिखता वो भी नाउन होता है ना। जैसे महसूस कर सकते हैं वो भी नाउन है, जैसे महसूस नहीं कर सकते वो भी नाउन है। ठीक है ना, तो जो नाउन है वो सब्जेक्ट है, ये ध्यान में रखिए। बस नाउन अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आ गई तो वो सब्जेक्ट है। नाउन अगर वाक्य में सबसे पहले आ गया ना तो वो सब्जेक्ट है। वाक्य में अगर नाउन ने जगह छोड़ दी तो वो ऑब्जेक्ट है। जब नाउन पढ़ाएंगे आपको ये कॉन्सेप्ट समझा देंगे। इधर देखिए अब अच्छे तरह से, कैसे कि राम आम खाता है। ठीक है, ये वो हमारा एक्टिव। अब इसे हमें पैसे बनाना है। पैसे के लिए आपको दो काम करना बहुत जरूरी है। कौन सा, किस पैसे बनाते हैं ना, तो इसको तो इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। वर्ब हमेशा अपनी जगह पर ही रहती है, वर्ब जो है वो अपनी जगह पर ही रहती है। यानी हाँ, गलत हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये है आपका वर्ब। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को इधर ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को तो इधर ले जाएंगे, सब्जेक्ट को इधर ले जाएंगे, और वर्ब जो है अपनी जगह पर रहेगी। अब यहाँ को उल्टा लग रहा है। अगर मैं इसकी इंग्लिश लिख देता हूं, जैसे राम आम खाता है, उसकी इंग्लिश होगी कि राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स मैंगो। अभी सही हो चुका है आराम से, देखिए इधर राम ईट्स मैंगो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और घबराने की जरूरत आपको है नहीं, क्योंकि आपके लिए जो वाक्य आएगा ना चेंज करने के लिए वो इंग्लिश में आएगा, हिंदी में नहीं आएगा। ठीक है, राम ईट्स मैंगो, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट है। अब हमें इसको पैसे बनाना है। पैसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना, सबसे पहले इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये वर्ब अपनी जगह पर रहेगी। यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, वर्ब अपनी जगह पर ही रहती है। यानी ये इधर आ गया ऑब्जेक्ट, इधर आ गया सब्जेक्ट,
वर्ब अपनी जगह पर रहती है। लेकिन हाँ, ये इतना समझ में आया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर, वर्ब अपनी जगह पर रहती है, चेंज नहीं होती है, ये जगह चेंज नहीं करती है, जगह वर्ब की कभी भी चेंज नहीं होती है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, ये ईट्स है, इसको हमें हमेशा थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। यहां चाहे कोई भी फॉर्म हो, यहां चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, फिफ्थ तक कोई सी फॉर्म हो, यहां आकर किसमें चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा, सब्जेक्ट यहां चला जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये जो जगह है, ये वाली, ये जगह कौन सी है, यानी ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, यहां जो आता है वही है वर्ब पैसिव में सीखने वाली बात। पैसिव में जो सबसे गौर करने वाली बात जो है ना, ये तो हर कोई कर लेता है, ऑब्जेक्ट की तरह गया, सब्जेक्ट की तरह गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज है, बिल्कुल बेसिक है। सबसे अधिक समझने वाली बात जो है ना, वो इसमें क्या है, जो पूरा कॉन्सेप्ट इसमें चल रहा है, वो चल रहा है ये ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। अच्छा, इस जगह पर क्या आता है, इस जगह पर एज आ सकता है, यहाँ पर आए, यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर एज आएगा, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर आर आएगा, यहाँ पर एम आएगा, ठीक है, यहाँ पर वाज आएगा, यहाँ पर वर आएगा, यहाँ पर शैल भी आएगा, यहाँ पर हाँ विल भी आएगा, यहाँ पर हैज आएगा, यहाँ पर हैव आएगा, यहाँ पर हैड आएगा, ठीक है, यहाँ पर बी आएगा, बीइंग आएगा, यहाँ पर बीन आएगा, ठीक है। हम्म ये आएंगे यहाँ पर। अब इतनी सारी चीजें कैसे आएंगी, इतनी सारी चीजें कैसे आएंगी, इनको बढ़ देंगे। अब इतनी सारी चीजें कैसे आएंगी, अब इनको कैसे करेंगे, देखिएगा, ये सारी एक साथ नहीं आएंगी, इनके कुछ रूल्स हैं और वो आपको अभी बताते हैं, देखिएगा। रेड, देखो, ये हो गया, ये हो गया एक्टिव, ये हो गया एक्टिव, और ये देखिए, एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद अगर आए तो हमें पैसिव में ऑब्जेक्ट के बाद लगाना है। अब क्या आए और क्या लगाना है, देखिए, सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म किसे कहते हैं, सुनिए, ये फर्स्ट फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म जो आपको सेंटेंस में जो प्लूरल होती है ना, प्लूरल जो बहुवचन वाली फॉर्म होती है, वो फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। वर्ब में जो फर्स्ट फॉर्म बहुवचन वाली जो फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म कहलाती है, ठीक है, जिसमें हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ता, तैयार मिलती है जो फॉर्म हमें, वो फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी बहुवचन वाली फॉर्म होती है। दुनिया के सारे जितने भी वर्ब हैं वो प्लूरल वर्ब होती है, ठीक है। दूसरी बात, सेकंड फॉर्म यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए तो हमें क्या करना है, हैज हैव हैड के साथ बी आ जाए तो हमें क्या करना है, विल या शैल के साथ हैव आ जाए और उसके साथ बी आ जाए तो हमें क्या करना है, देखिए इधर, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट के बाद इज या आर एम लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां पर हमें लगा देनी है। दूसरी बात, अगर वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आए तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट के बाद बाज या वर लगाना है, वर्ब के बाद फिर हमें वो वर्ब के बाद फिर हमें थर्ड फॉर्म लगा देनी है, ठीक है। और ये जितना भी चेंज हो रहा है ना, यानी एज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा, बाज लगेगा या वर लगेगा, वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, वो हम आगे बताएंगे आपके लिए। दूसरी बात, अगर सब्जेक्ट के बाद है जाता है, हैव आता है या हैड आता है, ये तीनों एक साथ तो आएंगे नहीं, एक एक करके आएंगे। है जाता है तो क्या करना है, हैव आए तो हमें क्या करना है, हैड आए तो हमें क्या करना है, और ये सब आएंगे ना, ये एक एक करके जो आएंगे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने साथ लेकर आएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है,
हैज, हैव, हैड, तीनों में से किसी एक को लगाना है, उसके बाद अगर बीन लगा देना है, उसके बाद फिर हमें थर्ड फॉर्म हमें लगा देनी है। इसके बाद क्या करना है, विल या शैल दोनों में से कोई सा एक आएगा, या तो विल हैव आएगा या शैल हैव आएगा, ठीक है, और अपने साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लेकर आएंगे, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, विल या शैल में से कोई सा एक लगाना है, उसके साथ हमें हैव जोड़ना है, फिर बीन लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगा देनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, विल शैल दोनों में से कोई एक ही आएगा, ठीक है, विल शैल दोनों में से कोई सा एक ही आएगा, हमें विल या शैल दोनों में से कोई सा एक लगाना है अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्ट, फिर बी लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें मेंशन कर देनी है। इसके बाद एज आर एम के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है, या फिर बाद या वर्ब के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वही आईएनजी वाली फॉर्म। देखिए दोनों आएंगे तो अपनी आईएनजी वाली फॉर्म लेकर आएंगे, एज आर एम में से कोई एक आएगा तो आईएनजी वाली फॉर्म लेकर ही आएगा, ये भी आईएनजी वाली फॉर्म लेकर ही आएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्ट एज आर एम हमें मेंशन करना है, उसके बाद बीइंग लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म शुड बी मेंशन, ठीक है। उसके बाद या वर्ब हमें लगाना है, बाद या वर्ब के साथ ये हमेशा आईएनजी फॉर्म लेकर ही आते हैं, दोनों में से कोई सा एक लगाना है अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्ट, बाद वर्ब बीइंग बी3, ठीक है। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को कौन सी होती है, लास्ट फॉर्म होती है, फिफ्थ फॉर्म होती है, यानी जिस वर्ब में आपने देखा होगा एस ई एस आई लगा होता है ना किसी वर्ब में, तो वो हमेशा फिफ्थ फॉर्म होती है, और जब वो सब्जेक्ट के बाद आ जाए तो हमें एच आर एम लगा थर्ड फॉर्म मेंशन हमें कर देनी है। बस हम ये याद कर लो, आपके लिए समझ लो, टेंस आधारित जितने भी वॉइस है वो सारे क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल पर, पॉज कर दें अभी नहीं, अभी मत। चलिए कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे ये एक्टिव सेंटेंस है हमारा, आई राइट ए लेटर, देखिए ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इसका कैसे बनाते हैं, सबसे पहले मैंने आपके लिए बताया था ऑब्जेक्ट को इधर लेके आना है, सब्जेक्ट को इधर लेके आना है, तो वो काम कर लेते हैं। पहली बार ऑब्जेक्ट के साथ जो कुछ भी दिया हो उसे हमें साथ में लिख लेना है, ठीक है। तो ए लेटर पूरा हमें यहां लेकर आना है, ए लेटर, ठीक है, ये आ गया। अब ये इधर जाएगा, इधर देखिए सब्जेक्ट में अगर आई दे रखा हो तो उसको हमें नी बना देना है, बी का नो चेंज, यू का यू बन जाएगा, दे का नो चेंज, ही का हिम बन जाएगा, शी का हर बन जाएगा, इट का इट बन जाएगा, ये सब आप जानते हो पहले से। आई को हमें यहां ले जाना है, तो ये क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा, आई का मी बन जाएगा, ठीक है। और बची हमारी वर्ब, मैंने बोला था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो उसे हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार एज आर एम में चेंज करना है, यानी कहने का मतलब है वर्ब अगर हमारी सिंगुलर है तो हमें लगाना है एज, वर्ब अगर हमारी प्लूरल है तो हमें लगाना है आर, ठीक है। एम की बात हम बाद में बताएंगे, पहले ये ध्यान रख लो, सिंगुलर के लिए एज लगाओ, बहुवचन के लिए आर लगाओ, या कॉमनली पढ़ चुके हो बचपन में, एज आर एम का यूज भी आपने पढ़ चुका है। ए लेटर, ठीक है, ए लेटर हो गया। अब इसको हम यहां ले गए, अब बचा वर्ब, तो वर्ब हमें थर्ड फॉर्म में चेंज कर देनी है। और मैं एक बात और आपके लिए बता देना चाहता हूं, चलो यहां लिख देता हूं, यहाँ पूरा जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो एक ही फॉर्म का लिया है, राइट का। देखिए ये होता है राइट और एक होता है रोट, एक होता है रिटर्न। आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं आए इसलिए मैंने एक ही फॉर्म का यूज लिया है, आराम से आप समझ जाएंगे वर्ब का फॉर्मूला, ठीक है। अलग अलग रहता तो आप कहते सर आपने वर्ब पढ़ी नहीं है, हम कैसे करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब आप अगर वर्ब पढ़ लो तो ये आपके लिए बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। देखिए इधर आई राइट ए लेटर, ये पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें राइट की थर्ड फॉर्म लिखनी है, जो कि ये रही रिटर्न। लेटर रिटर्न हो गया, यहां हमें माई जोड़ देना है, बाई मी, यहां पर ये कॉन्सेप्ट आएगा। फिर सब्जेक्ट जब यहां से चेंज होगा, यहां से जब ये सब्जेक्ट यहां चेंज होगा ना, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट में हमें बाई लगा देना है।
अब रही बात एच आर एम में से किसी एक के लगाने की, तो जो लेटर है ना वो एक वचन है, ए लेटर दिख रहा है एक वचन है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे एच। बहुवचन होता तो हम लगाते आर। ठीक है, तो लेटर इज रिटन बाय मी, ये सॉल्व हो चुका है। अगला एग्जांपल देखते हैं। राम रोट ए लेटर। ठीक है, ए लेटर को इधर लेके आओ, ए लेटर, राम को इधर ले जाओ, तो ये बाय राम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाय राम हो गया, ये इधर आ गया। अब बचा रोट, यहाँ पर जो है रोट दिख रहा है सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, तो हमें क्या करना है, बाज या बर, बाज या बर में से कुछ एक लगाना है। ए लेटर एक वचन है, बाज लगेगा, ये एक वचन के लिए, ये बहुवचन के लिए, देख जाओ, ये एक वचन के लिए, ये बहुवचन के लिए, ये सब के लिए। ठीक है, ये एक वचन के लिए, ये बहुवचन के लिए, ये एक वचन के लिए, ये बहुवचन के लिए, सब कुछ क्लियर हो चुका है। यहाँ देखिए, ये एक वचन है, ये बहुवचन है, लेकिन ये हमारा एक वचन है, तो हम यहाँ बाज उतार लेंगे। ठीक है, ए लेटर वाच, ये यहाँ आ चुका है। बचा रोट, रोट को हमें किस में चेंज करना है, थर्ड फॉर्म में, रिटर्न को यहाँ उतार लो, ए लेटर वाज रिटन बाय राम। अगला, यू हैव रिटन ए लेटर, देख लो यहाँ पर हैज हैव हैड प्लस बी3 वाला कॉन्सेप्ट बैठ रहा है, इसका उत्तर रिप्लाई हमें देना है हैज हैव हैड बीन प्लस बी3 में। इधर देख लो, पहले ए लेटर को इधर ले जाते हैं, यू को इधर ले जाओ, यू का केवल यू ही होता है, बाय यू। ठीक है, अब बचा हैव, और रिटर्न का रिटर्न उतर जाएगा, यहाँ पे जगह बना लेता हूं, इसमें भी आएगा। अब बचा है, अब है के साथ हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक वचन है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट एक वचन है तो हमें यहाँ पर लेना है हैज, और बहुवचन है तो हमें यहाँ पर लेना है हैव, क्योंकि हैज एक वचन के लिए आता है और हैव जब बहुवचन के लिए आता है। अब आप सोच रहे हो हैड, तो हैड बेटा सबके लिए आता है, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, हैड सबके लिए आता है। एक वचन है तो हम यहाँ से उतारेंगे हैज। ठीक है, बी3 हम लगा दिए, इनमें से कोई एक ले लिया है, ये हमने लगा दिया, बचा हमारा ये बी, इसमें हम डाल देंगे, लेटर हैज बीन रिटन बाय यू। अब बचा ये, बी आर राइटिंग ए लेटर, देखो यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म आ रही है, और आईएनजी वाली फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, बी4। बी4 कॉन्सेप्ट मैंने क्या लिखा था, एच आर एम के साथ बी4 आ जाए या बाज बार के साथ बी4 आ जाए, तो हमें इन दोनों में से कुछ एक लगाकर बी प्लस बी3 लगानी है। पहले तो ले आते हैं इसको, बी, बी का मैंने बताया है यहाँ पर नो चेंज, बी का नो चेंज, यानी बाय प्लस सब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट ही हमें नहीं लिखना है, बताएंगे इसको। ये लेटर हो गया, चलो इसको छोड़ो। अब बचा हमारा आर राइटिंग, आर राइटिंग, देखो यहाँ पर ये रहा आर, और ये बी4 दे रखा, आईएनजी फॉर्म दे रखी है, ये दे रखा है। हमें क्या करना है, लेटर हमारा एक वचन है, तो हमें ये कॉन्सेप्ट हमारा बाज पर आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें से कोई सा एक लेना है, सॉरी आर वाला है, हमें कोई सा एक लेना है, एज लू या आर लू, बताओ, क्योंकि एज आता है एक वचन के लिए, आर आता है बहुवचन के लिए। आर राइटिंग दे रखा है, एज एक वचन के लिए, आर बहुवचन के लिए, तो एज हमें यहाँ पर उतार लेंगे, लेटर हमारा एक वचन है, ए लेटर एज। अब बीइंग उतार देना यहाँ पे, ए लेटर बीइंग, ए लेटर इज बीइंग, थर्ड फॉर्म रिटर्न। अब बचा हमारा बी, अब इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं कि बाय प्लस अस, तो ये बहुत ही बड़ा अपराध हो जाएगा, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय अस, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, वैसे तो बी और दे का यूज होता है, लेकिन ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं ना, ये केवल 10th क्लास तक है। कहां तक है, 10th क्लास तक, और 10th क्लास तक आपके लिए पढ़ाया भी जाता है,
कि वी का नो चेंज होता है, दे का वॉइस में नो चेंज होता है, ठीक है। तो वी और दे का कोई चेंज नहीं होता है। तो ये यहीं तक हो जाएगा। पॉज करना है। देखिए अगला एग्जांपल, दे विल राइट ए लेटर, ठीक है। ए लेटर को इधर लेके आएंगे पहले तो, दे का कोई यूज होता नहीं है, ठीक है। अब बचा विल और राइट। विल तो यहाँ पर लिखा हुआ है विल और सेल आ जाए तो हमें क्या करना है, विल या सेल में से कोई एक लेकर हमें बी प्लस बी थर्ड हमें लगा देना है, ठीक है। तो कौन सा लगेगा, अब इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब हम यहाँ देखते हैं कि भैया आई और बी तो केवल सेल, यानी सेल तो केवल आई और बी के साथ लगता है, इसमें जो सेल है वो तो केवल आई और बी के साथ लगेगा, तो बिल्कुल क्लियर हो गया। ये तो ना तो आई है ना बी है, तो सबके साथ क्या लगेगा, विल। तो हमें यहाँ पर यानी आई और बी है ना, यानी सेल जो है याद रखिएगा, टेंस में जो है, टेंस में चलो नहीं पढ़ा है तो बता देता हूँ, सेल जो है वो मैं और हम के साथ लगता है, इसके अलावा किसी के साथ भी सेल नहीं लगता, ठीक है। बाकी चीजें बिल्कुल क्लियर है। मैं हो और हम हो, आई हो बी हो, इनके साथ लगाओ क्या, सेल, नहीं हो तो क्या लगाओ, विल। इसके साथ लगेगा विल, ए लेटर विल। अब क्या लगाना है, बी, ए लेटर विल बी। थर्ड फॉर्म राइट की रिटर्न। अब बाई प्लस देम वाला कॉन्सेप्ट हमें ये नहीं बनाना है क्योंकि देम का यूज ही नहीं। राम राइट्स ए लेटर, यहाँ पे देखो यहाँ पे लगा हुआ है एस, क्या लगा हुआ है यहाँ पे, एस लगा हुआ है। और ये जो फॉर्म है ये कहलाती है B5। देखो B5 वो फॉर्म होती है एस, ES और IS वाली, और इसको बनाएंगे HRM से बी थर्ड लगाकर, ठीक है। देखो लेटर को पहले इधर ले जाएंगे, ए लेटर, ए लेटर हमने इधर रख लिया। अब सब्जेक्ट को इधर ले जाएंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा बाई राम करके, ठीक है। ऑब्जेक्ट इधर आ गया, सब्जेक्ट इधर आ गया। अब जो वर्ब है उसको बी थर्ड के रूप में यहां लिख लेंगे, रिटर्न। अब ए लेटर, रिटर्न हो गया, बाय राम हो गया। अब हमें यहाँ पर एज लगाना है, आर लगाना है या एम लगाना है, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो यहाँ पर हम एज लगाएंगे, लेटर एज रिटर्न, ए लेटर एज रिटर्न बाय राम। राम राइट्स ए लेटर एज रिटर्न बाय राम। यहाँ पे आपका जो टेंस आधारित जो कॉन्सेप्ट है अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वो कंप्लीट हो चुका है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट हुआ है आपका वो विदाउट फॉर्मूला हुआ है, डिपेंड करता है बात पर कि आप अगर फॉर्मूला को याद करते हो या फिर उसका लॉजिक समझते हो। मैंने यहाँ पर जो पैसिव वॉइस का है पूरा आपके लिए लॉजिक्स बताया है, उसमें आपको कोई स्ट्रक्चर या कोई सूत्र फॉलो नहीं करवाया गया, और यही इजी मेथड होता है, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई टेंस सीख रहे हो, ठीक है, तो टेंस में आपका जो पूरा समय है वो सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट इनका जो फॉर्मूला है अलग अलग, उनको नियमों को याद करने में पूरा समय बर्बाद हो जाता है। अगर ये वॉइस वगैरह आता तो ये जो नियम है उनको मैं याद करवाता, आप जब उनको घर पे स्टडी करते तो पहले आपको वो जो नियम है वो अलग से याद करने पड़ते, उनकी जो मतलब सूत्र जो फॉर्मूला स्ट्रक्चर है वो आपको अलग से याद करने पड़ते। लेकिन अगर उनको याद ना करके आप लॉजिक समझ लो कि उसमें लॉजिक क्या है, तो आपका जो है 75% 75% काम जो है आपका सरल हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि आप ये हमारी वीडियो है, आगे मिलते हैं पैसिव वॉइस के अगले चैप्टर में जहां मैं आपके लिए नेगेटिव वॉइस समझाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।